जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो की ओर से अपने शपथ ग्रहण को लेकर किया गया अनुरोध राज्यपाल ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले सुप्रियो ने राज्यपाल से स्पीकर द्वारा शपथ दिलाए जाने की अनुमति देने की मांग की थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को इसे लेकर कहा है कि बाबुल सुप्रियो के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुरूप नहीं है। दरअसल बाबुल सुप्रियो को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल धनखड़ ने राज्य विधानसभा के उप स्पीकर आशीष बनर्जी को अधिकृत किया था, लेकिन बनर्जी ने सुप्रियो को शपथ दिलाने का यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर राज्य विधानसभा के स्पीकर की उपस्थिति में मैं उप स्पीकर के तौर पर विधायक को शपथ दिलाता हूँ, यह स्पीकर का अपमान होगा। जुलाई में खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन से पैनल तैयार करने पर भेजने को कहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में पार्टी नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज देगी। 2022 चुनावी साल है। 5 राज्यों के चुनाव अभी हो ही पाए हैं कि हिमाचल और गुजरात की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले कुछ महीनों में जिन 2 राज्यों में चुनाव होने हैं उससे ज्यादा राजनीतिक तपिश तो महाराष्ट्र में हो रही है, जहां पर फिलहाल विधानसभा के चुनाव नजदीक नहीं है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले ही हुए हैं, उसे यूपी के मुख्यमंत्री का नाम लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में पारा हाई हो रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव भले गुजरात और हिमाचल में हो, लेकिन अभी तक के माहौल के मुताबिक आने वाले चुनाव की राजनीतिक धुरी महाराष्ट्र बनाई जा रही, लेकिन पूरा केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश पर ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में जान गंवाने वाले किसानों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल खीरी पहुंचेगा। 4 मई को 3 और राज्यों के किसान को लेकर किसानों का काफिला पंजाब से रवाना होगा, जो 5 मई को लखीमपुर पहुंचेगा और यहां पर मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात करेगा। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने इसकी घोषणा की है। लाखोवाल ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लखीमपुर खीरी का दौरा करेगा। इसमें हरियाणा के अन्य किसान भी शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। ममता बनर्जी जब कलकत्ता में जजों की तय क्षमता के मुकाबले कम संख्या पर बोल रही थी, तब उनकी आवाज़ 6 नंबर हॉल में बैठे मीडिया कर्मी के पास पहुंच रही थी। हालांकि अधिकारियों की इसकी भनक नहीं थी कि आवाज़ बाहर जा रही है। जब अधिकारियों को पता चला कि मीडिया को सब पता चल रहा है, तो थोड़ी देर में ही एक अफसर ने आकर कुछ तकनीकी लोगों को बुलाकर फौरन ऑडियो म्यूट करा दिया। फिर आवाज़ मीडिया तक पहुँचनी बंद हो गई। ममता लगातार कोर्ट में जजों की कम संख्या पर बरस रही थी। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार के आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भरूच में आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ही आपने गुजरात चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि BTP के साथ गठबंधन का भी ऐलान किया है। कार्यक्रम में केजरीवाल ने आपको गरीबी की पार्टी बताया है और बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोला है। आदिवासी संकल्प महासम्मेलन रविवार को भरूच जिले के चंदेरिया गाँव में आयोजित किया गया। इस दौरान आप संयोजक ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी सिर्फ अमीरों को अमीर बना रही है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे। हम लोग आपके साथ खड़े और हम गरीबों और आम लोगों की पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ई-पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा है कि सेवा से 11.5 लाख कार्मिक सीधे लाभान्वित होंगे। यहाँ ईज ऑफ लिविंग का ही हिस्सा है। आगे उन्होंने कहा कि अच्छी सोच हमेशा हमें आगे बढ़ाती है और अच्छी सोच से सरकार ने आपके लिए ई-पेंशन पोर्टल भी लागू किया है। इससे पहले सीएम योगी ने टीम 9 को दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद पर अनावश्यक बिजली कटौती न हो। दिल्ली दौरे पर केंद्र सरकार से बिजली मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया गया है। कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देगा और केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। सतना ने भाजपा नेता और पार्टी के पूर्व कार्य समिति सदस्य मनसुख पटेल की करीब 10 एकड़ की अवैध प्लांटिंग पर भी मामा का बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने इस अवैध प्लांटिंग के तहस नहस कर दिया। प्लानिंग में यहाँ पे आपको बता दें कि प्लॉटिंग में 3 मकान भी मौजूद थे और जिन्हें जेसीबी के जरिए मिट्टी में मिला दिया गया। इस अवैध प्लॉटिंग में मनसुख पटेल के साथ 2 और कारोबारियों की पार्टनरशिप है।
फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया है। जी हां, एक बार फिर से इसे लेकर खूब राजनीतिक भी हुई है। वहीं अब कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक शैक्षणिक संस्थान ने ऐलान किया है कि उन कश्मीरी पंडितों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा जो अपने मूल निवास से विस्थापित होकर देश में कहीं और बस गए हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर तालुक से स्थित अंबिका महाविद्यालय ने यह प्रस्ताव रखा है जिसमें कश्मीरी पंडितों के हितों की बात कही है, साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराने का ऐलान किया गया है। लाउड स्पीकर को लेकर कई राज्यों में आजकल माहौल गरमाया हुआ है। नेताजी की ओर से भी खूब बयानबाजी हो रही है। मीडिया में एक से बढ़कर एक खबरें भी देखने को मिल रही है। मंदिर और मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को भी हटाने की मांग की जा रही, मगर बिहार से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। पटना के लोगों ने आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल कायम की। यहाँ दोनों धर्म यानी हिंदू और मुस्लिम के लोगों की आस्थाओं का बराबर ख्याल रखा जाता है। लाउड स्पीकर को लेकर पटना महावीर मंदिर और मस्जिद वाले आपस में भिड़ते नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में लाउड स्पीकर विवाद के बीच पटना में महावीर मंदिर और मस्जिद एक दूसरे की पूजा कार्यक्रम और समारोह का सम्मान करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इस बात की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है। कमलनाथ मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह ऐलान किया। गौरतलब है कि इससे पहले दो अन्य कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा हो चुकी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों ही राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति में मास्क का नियम लागू किया जाएगा। खास बात है कि कोरोना महामारी के दौरान संक्रमितों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे प्रभावित राज्य रहा है। शनिवार को राज्य में 155 नए मरीज मिले हैं। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार टोपे ने कहा, अगर कोविड-19 मामलों का बढ़ना जारी रहा तो हमें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमारा लक्ष्य टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाना और बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चल रहे बिजली पानी के संकट को लेकर चिंता जताई है, लेकिन साथ ही कहा है कि सरकार लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान सहित 16 राज्यों में बिजली संकट है। कोयले की कमी के कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। हम इस कमी को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी तक 2 बार विभाग की बैठक लेकर हालात की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि जनता से सहयोग मांगा है कि कैसे बिजली का बचत कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा वहां मौजूद भीड़ को देखकर गदगद हो गए। दीपेंद्र ने कहा कि फरीदाबाद में इससे बड़ी करैली उन्होंने आज तक नहीं देखी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद का बुरा हाल है, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जो राज्य 2014 से पहले रोजगार, खेल समेत हर चीज में नंबर 1 था, आज वही बेरोजगारी में नंबर 1 है। इस सरकार ने भर्ती सहित तमाम घोटाले किए। बाकी राज्यों के मुकाबले हरियाणा में बिजली के कट सबसे लंबे हो रहे हैं। बेरोजगारी की मार झेल रहे अनगिनत युवा नौकरी के लिए शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट कितना घातक साबित हो सकता है इसका उन्हें जरा भी इल्म नहीं होता। ऐसे युवाओं को ठगने के लिए सोशल मीडिया पर साइबर ठग बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। साइबर ठगी का एक बड़ा मामला जयपुर में सामने आया है। साइबर ठगी का शिकार एक युवक को लाखों की चपत लगी है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और आप जॉब की तलाश रहे हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है, क्योंकि साइबर ठग आपको रोजगार देने का झांसा देकर आपके परिजनों की कमाई को लूट सकते हैं। साइबर ठगी को लेकर अगर आप जागरूक रहें तो अपने साथ ठगी होने से रोक सकते हैं। विमान ईंधन की कीमतों में 3.22% की और वृद्धि की गई है। इससे इसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस साल यानी 2022 में विमान ईंधन कीमतों में यह 9वीं बढ़ोतरी है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर विमान ईंधन पर भी पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के मूल अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमतों में 3649.13 रुपये प्रति किलोमीटर या 3.22% की बढ़ोतरी हुई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 1,16,851.46 रुपये प्रति किलोमीटर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। रविवार को कई जिलों में लू तो कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई। एमपी मौसम विभाग ने आज रविवार यानी कि 1 मई को 13 जिलों में गरज चमक के साथ बौछार तो 13 जिलों में लू येलो जारी कर दिया है।
IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, दक्षिणी यूपी, कच्छ और पूर्वी राजस्थान में लू का प्रकोप कम होगा और तापमान में गिरावट आएगी। यही नहीं, इन राज्यों में 2 मई से लेकर 5 मई तक तापमान सामान्य रहेगा। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर गोल्ड सिल्वर की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले सप्ताह सोने चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह में सोना 22 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में 392 रुपये तक की गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक बिजनेस वीक में सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।